नमस्कार। ग्रह अच्छे और बुरे परिणाम दोनों देते हैं और अपनी अपनी दशा में परिणाम देते हैं। यह आपने सभी से सुना होगा। लेकिन 20 साल की, 17 साल की, 16 साल की दशाएं हैं, उसमें से कब देगा ग्रह, कब अच्छे देगा, कब बुरे देगा? अपनी 16 साल की दशा में कितने साल अच्छे जाएंगे, कितने साल बुरे जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज हम देखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से हम दशा का फलादेश करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके कि किस प्रकार से दशा का फलादेश निकालते हैं। तो स्क्रीन के माध्यम से हम समझते हैं कि दशा किस प्रकार से अपने परिणाम देते हैं, अपनी दशा में अच्छे और बुरे परिणाम कब देते हैं। जैसे कि तो कुछ इस प्रकार से आपकी कुंडली दिखाई देती है। कुंडली हम पूरी नहीं बनाएंगे, वह इसलिए क्योंकि हम किसी कुंडली पर चर्चा नहीं करेंगे। हम यह आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्रह किस स्थिति में और किस नक्षत्र में अगर होता है तो किस प्रकार से परिणाम देता है। जरूरी नहीं कि जो यह दिखाएं वैसा ही हो। कुंडली में सभी ग्रहों का एनालिसिस और सभी ग्रहों को ठीक तरीके से देखने के बाद ही आप फलादेश करें। हम आपको तरीका बताएंगे कि इस प्रकार से आपको फलादेश करना है। जैसे मान लीजिए कि गुरु आपका कहीं पर भी बैठा हो, मान लीजिए गुरु आपका चौथी राशि में पुष्य नक्षत्र आएगा, तो पुष्य नक्षत्र में गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है। गुरु बैठा है पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र के कौन से चरण में? चौथे चरण में। यह बहुत ही जरूरी है, नक्षत्र का चरण जरूर याद रखिएगा, किस चरण में गुरु बैठा हुआ है। अब पुष्य का स्वामी हम देख लेंगे। पुष्य का स्वामी जो है वह है शनि। अब गुरु और शनि शत्रु हैं। शत्रु की नक्षत्र में गुरु बैठा हुआ है। लेकिन अब इसमें दशा में अच्छा कब जाएगा और बुरा कब जाएगा, उसके लिए गुरु की जो दशा होती है, कुल दशा होती है 16 वर्ष की। 16 वर्ष की दशा होती है। 16 वर्ष में गुरु कौन से चरण में बैठा है? चौथे चरण में। अर्थात इस 16 वर्ष को 4 भाग में बांट देंगे। इसलिए नहीं कि चौथे चरण में बैठा है, बल्कि इसलिए कि नक्षत्र में 4 चरण ही होते हैं। जितनी भी दशाएं हैं सभी को 4 बराबर भागों में ही बांटेंगे। तो 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो 4 वर्ष के 1 चरण आएगा। उस प्रकार से सबसे अंतिम, क्योंकि अंतिम चरण में गुरु बैठा हुआ है, यहाँ आप देखेंगे तो चौथे चरण में बैठा है, तो सबसे अंतिम के 4 वर्ष जो हैं, कौन से? अंतिम के 4 वर्ष जो है उसमें शनि का असर रहेगा और शनि अपना परिणाम देगा, यानी कि कष्टकारी होगा। अब कष्ट क्या होगा, इसका फलादेश हम कैसे करेंगे? तो किस घर में है? जैसे ये 10वें घर में है, 10वें घर में क्या होगा? आपको आपके कार्यस्थल पे समस्याएं होंगी, कार्यस्थल पे अड़चने आएंगी गुरु के आखिरी के दशा के आखिरी के 4 वर्ष में। और आप ये कहेंगे हमारे तो उच्च ग्रह की दशा चल रही है, तो हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, बुरा हो रहा है। कुछ उदाहरण हम और आपको समझाते हैं। अब कोई और ग्रह हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि, और 8वां घर ले लेते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग घर है। मान लीजिए कि यहाँ पे धनु राशि है, धनु राशि में बुध बैठा हुआ है। अब बुध किस नक्षत्र में बैठा हुआ है? तो धनु राशि में बुध हम मान लेते हैं कि 9वां राशि तो है, तो मूल नक्षत्र हम मान लेते हैं कि मूल नक्षत्र में बुध बैठा हुआ है। अब इसमें हम चरण लिख देते हैं, तीसरा चरण। ठीक, तीसरे चरण में बैठा हुआ है, मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में बुध बैठा हुआ है। यह जो नक्षत्र है वह आप लोग को पता होगा कि यह केतु का नक्षत्र है। तो बुध केतु से जुड़ गया। अब क्या होगा? अब यह होगा कि बुध की दशा के जो 17 वर्ष हैं उसमें से तीसरा चरण, यानी कि पहले के 2 चरण हो गए, फिर तीसरा चरण आएगा। तो पहले के 2 चरण अगर निकालेंगे तो 17 वर्ष का आधा करेंगे तो 8.5 साल आएगा, यानी 8 वर्ष 6 माह। 8 वर्ष 6 माह जो है वह अच्छा रहेगा। लेकिन जब क्यों
क्योंकि बुध जो है वो सात्विक ग्रह है। और केतु जो है वो तामसिक ग्रह है। अब 8 वर्ष 6 माह अच्छा रहेगा, बाकी के 8 वर्ष और 6 माह बेकार रहेंगे। अब आपने ये कहा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर तीसरे चरण में था तो सिर्फ तीसरा चरण खराब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा चरण इसलिए क्योंकि ये केतु है। केतु जब बुध के साथ जुड़ेगा तो बुध खराब हो जाता है, यह आपको जानकारी होना चाहिए। तो बाकी के 8 वर्ष 6 माह खराब होंगे। अब ये क्या है? मृत्यु तुल्य कष्ट है। क्या है मृत्यु तुल्य कष्ट? 8वां घर। 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट है। अर्थात जब बुध की दशा में अंतिम के 8.5 वर्ष आएंगे, 8.5 है अर्थात 8 वर्ष 6 महीने, तो मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। उसके बाद यह जातक सही हो जाएगा। कुछ उदाहरण हम और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि धनु लगन की कुंडली है, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब इसमें मान लीजिए कि सूर्य बैठा हुआ है। कौन से घर में बैठा है? मान लीजिए 10वें घर में सूर्य बैठा हुआ है। किसकी नक्षत्र में? अष्टमेश की नक्षत्र में। मान लीजिए चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा है। कौन से नक्षत्र में? हस्त में। हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है, जिसका स्वामी है चंद्रमा। अब चंद्रमा अष्टमेश है। चंद्रमा जो है वो अष्टमेश है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा अच्छा परिणाम ही देगा। क्यों अच्छा देगा? क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा हुआ है कि अष्टमेश से जिसका संबंध होता है वह हमेशा खराब परिणाम ही देता है, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चंद्रमा जो है वह क्या है? राजसिक है, राजस गुण को लिए हुए है, और सूर्य सात्विक गुण को लिए हुए है। सूर्य सात्विक गुण को लिए हुए है। सूर्य सात्विक है, चंद्रमा राजसिक है, तो इनका परिणाम क्या होगा? सात्विक और राजसिक। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली है। यहाँ 10वें घर का स्वामी कौन है? 10वें घर का स्वामी है शुक्र। मान लीजिए शुक्र 6ठे घर में बैठ गया है। किस नक्षत्र में? मान लीजिए हम चंद्रमा के ही नक्षत्र में ले लेते हैं, श्रवण नक्षत्र में है। श्रवण का स्वामी हो गया चंद्र। और चंद्र कहाँ बैठा है? चंद्र मान लीजिए बैठा है यहां पर। किस नक्षत्र में? अश्विनी में। अश्विनी नक्षत्र किसका है? यह अश्विनी नक्षत्र है केतु का। अब आप इसमें बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि फलादेश क्या निकलेगा। देखिए 10वें का स्वामी है। 10वां क्या है? हमारा काम। 6ठा घर क्या है? नौकरी। नौकरी और काम, आपका पेशा। ठीक। अब शुक्र जो है, जो 10वें का स्वामी है, बैठा है 6ठे में चंद्रमा के नक्षत्र में। क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में, इसलिए चंद्रमा जो है वो 10वें घर का जीव कारक हुआ। जीव कारक। अब जीव कारक का संबंध केतु से है, तो क्या होगा? जब यहाँ शुक्र का कोई रोल नहीं, फिर आप ये सोचेंगे कि शुक्र की दशा में तो होना चाहिए था। 10वें का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र की दशा में क्यों नहीं परिणाम मिला ऐसा? यहाँ शुक्र का कोई रोल नहीं। अगर चंद्रमा की दशा में केतु की अंतर्दशा आ जाएगी, तो क्या होगा? व्यक्ति का नौकरी छूट जाएगा, व्यक्ति अपना काम छोड़ देगा।
इसी तरीके से कुछ कुंडलियां हमारे पास आई थी जिनमें उनकी नौकरी छूट गई थी, और इसी तरीके से हमने प्रेडिक्शन दिया था और बहुत ही सटीक एकदम एक्यूरेट यही बैठता है। आप जीव कारक से मिलाएं, ग्रह के गुण के अनुसार जो फलादेश है वह करें। आप बेसिक पढ़िए, समझिए। कुंडली हमने पूरी इसलिए नहीं बनाई ताकि यह कुंडली का नहीं है, यह समझाने के लिए है। जरूरी नहीं कि शुक्र छठे में ही हो, किसी भी भाव में हो। अगर जीव कारक केतु के साथ संबंध बनाएगा तो जब केतु की अंतर्दशा आएगी, जीव कारक की दशा में केतु की अंतर्दशा आएगी, तो उस चीज़ों से छूट जाएगा व्यक्ति। तो कैसा रहा आज का विषय? उम्मीद करते हैं अच्छा रहा होगा। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता। हम समय समय पर वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से हम अगर आगे जाएंगे तो ज़्यादातर लोग इस बात को समझेंगे और सही तरीके से प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। ना कि आजकल तो कुछ भी चल रहा है इंटरनेट पे और वायरल भी हो रहा है। धन्यवाद। हमारा मकसद है जो सही चीज़ें हैं वो सभी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद। हर हर महादेव।